देखो दिया हुआ है, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस। तो ये ग्राउंड लेवल लिया हमने। लोअर विंडो इज 2 meters अबव द ग्राउंड, यहां पे ले लिया। अपर विंडो इज 4 meters वर्टिकली अबव। ठीक है, तो ये लोअर विंडो हो गई, ये अपर विंडो हो गई। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख रहे हैं वो कहां से देख रहे हैं, किसी भी बलून का, फ्रॉम दीज विंडोज। ठीक है ना। तुमने क्या किया, तुमने जमीन से तुम इन विंडोज को देख रहे हो, इन विंडोज को नहीं देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम दीज विंडोज। ठीक है, ये बनेगा क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है फ्रॉम दीज विंडोज, तो लोअर विंडो से ऑब्वियसली ज्यादा होगा 60 डिग्री, अपर विंडो से है 30 डिग्री। तो यहां पर मैं ई पॉइंट ले रही हूं, ये एफ एंड जी, ये सारे 90 डिग्रीज पर होंगे। आपको ये 2 meters दिया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो 2 meters। सो आई एम रिफ्रेनिंग नाउ, आई एम नॉट डूइंग कि मैं इस पूरी चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने पूरे डायग्राम को। मैंने कंप्लीट हाइट एक्चुअली, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, सो आई विल नॉट बी एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग। कंप्लीट हाइट एच ले ली। तो हमारा ई एफ कितना आ जाएगा, H-6। ठीक है ना, H-6 meters, ये हो जाएगा ई एफ। क्लियर हो गया। दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिनमें दो एंगल्स होते हैं। तो पहले हम लेंगे ट्रायंगल ईजीए। मेहताब क्वेश्चन सॉल्व हो गया था ये। ईजी अपॉन एजी इज tan 60। ईजी कितना आ जाएगा, कंप्लीट एच में से 2 माइनस किया। समझ में आ गया। ईजी निकालनी है ना, ये हाइट निकालनी है। तो कंप्लीट हाइट में से 2 meters माइनस किया। H-2 एजी हमें फाइंड करनी है। दैट विल बी tan 60। tan 60 की जगह हम लिखेंगे √3। और दूसरा ट्रायंगल लेंगे ई एफ बी। समझ में आ गया। ई एफ हो जाएगा H-6, बी एफ है, बी एफ और ए जी आपस में इक्वल है। रेक्टेंगल वगैरह वो सारा हम लोग पहले से शो करेंगे। और ये tan 30 होगा, इसे लिखेंगे 1/√3। क्लियर हो गया इतना सबको। अब इसको बाय से निकलेंगे। बाय सिमिट्री भी लिख सकते हैं, बट आई हैव सीन मेनी टीचर्स राइट की एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। वो इतना लंबा। हाँ, लंबा देख एक क्वेश्चन होगा पूरे पेपर में। यहाँ पे तो बार बार दिख रहे हो, वहां पर पूरा पूरे क्वेश्चन में एक होगा। तो मैंने देखा कि स्कूल्स के अकॉर्डिंग देखूँ ना, तो सभी स्कूल्स में लिखा होता है एबीसीडीज और रेक्टेंगल। तो फिर मैंने वही लिखवाना शुरू कर दिया। वरना आई आई डोंट रिमेम्बर मैंने कभी ऐसे रेक्टेंगल भी लिखा हो। हमने सिर्फ इतना लिखा है कि बी एफ इक्वल्स टू सी ए ए जी, हम लोग बाय सिमेट्री लेकर ही चलते हैं कि वो इक्वल है। और काफी चीजें तो लिखते भी नहीं है। बट यू नेवर नो कौन से टीचर के पास पेपर जाएगा, इसीलिए मैं लिखवाना मैंने शुरू किया था। बट ऐसा जितना नहीं है, अगर तुम्हारे टीचर्स लिखवा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिखवा रहे तो ठीक है। ठीक है, वो स्कूल टू स्कूल भी मैटर कर जाता है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा H-2 अपॉन √3, बिकॉज आई विल राइट ए जी इज इक्वल टू बी एफ। तो ए जी की वैल्यू निकाल ली, यहां से बी एफ की वैल्यू निकाल ली। H-6 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो 3H-6 आ जाएगा। H-2 3H-18, 2H इज इक्वल टू 16। हाइट ऑफ द balloon above the ground will be 8 meters। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है, वो 2019 में बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कौन से वाले पेपर में आया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2019 में इट वाज देयर इन द पेपर। आपके वाले सेट में था, आपके वाले रीजन में था या दिल्ली में था, आई डोंट नो, बट इट वाज गिवन इन द पेपर। 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट अब। ठीक है, तो इसकी फिगर बनानी बहुत जरूरी है अच्छे से। हो गया सबका ये समझ में आ गया ना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवाती हूँ। इसमें लिखा है, मैं ना आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी, तेरे पास है वर्कशीट ये प्रिंटेड, भेजी हुई है मैंने ग्रुप में।
प्रिंट करवा लो। मैं भी आपको भेजूंगी, अगर आप अपने फोन नहीं ला सकते हो ना तो ये वर्कशीट सारी प्रिंट करके अपने पास रखनी है, ठीक है, क्लास में। तो लिखा है बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यही क्वेश्चन बहुत बार मतलब डिफरेंट वेज में आता है, बट द मतलब बेसिक डायग्राम ऑफ दैट क्वेश्चन विल रिमेन द सेम। एक बॉय है स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। डिस्टेंस है, हाइट नहीं है। डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्रीज। ठीक है। अब इसके बाद लिखा है द बॉय एंड गर्ल आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। इसके बाद की जो लाइन है ना वो ये है, इफ द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, लिख दो। इफ द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन opposite sides of the bird, find the distance of the bird from the girl. Find the distance of bird from the girl. लिख लो ये क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा इसकी फिगर कोशिश करो बनाने की। इसके बाद वो क्वेश्चंस करवाती हूँ जो ना, एक ना लैडर वाला क्वेश्चन आता है बट उसका ना आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि वो बुक में भी ना आपको अल्फा बीटा करके दिया हुआ है एंगल। तो वो पहले कोशिश करूंगी मैं आपको अल्फा बीटा के थ्रू ही करवाऊंगी वो एंगल। और इसके बाद जो मुझे 2-3 क्वेश्चंस करवाने हैं ना इसमें से, वो करवा देती हूँ। सो बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये हमने लिया बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां से उसने बर्ड को देखा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, और डिस्टेंस है 100 मीटर्स। हाइट 100 मीटर्स नहीं है, डिस्टेंस है पहली बात तो, फ्रॉम हिम, तो यहां पर कहीं बर्ड है। अब मुझे पता है हमने आगे पढ़ लिया था कि द गर्ल एंड द बॉय आर ऑन द ऑपोजिट साइड, लेकिन अब गर्ल कहाँ खड़ी है, एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, है ना। द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन अ रूफटॉप ऑफ 20 मीटर्स हाई बिल्डिंग। तो यहाँ पर दिस इज 20 मीटर्स हाई, और ये सी मैंने ले ली पोजिशन ऑफ द गर्ल। यहां से इसने बर्ड को देखा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज। सो दिस वुड बी द डायग्राम। ये फिगर बनेगी डिपिक्शन में। सी इज द पोजिशन ऑफ द गर्ल, बी इज द बर्ड, ए इज द पोजिशन ऑफ द बॉय, और ये सी डी ले लो, यहां से ई ले लो, और ये एफ ले लो। ठीक है। सी डी इज 20 मीटर्स। सो ए इज द पोजिशन ऑफ बॉय, बी इज द बर्ड, सी इज द पोजिशन ऑफ द गर्ल। सी डी हाइट हमें दी हुई है 20 मीटर्स। ए बी डिस्टेंस, अब देखो ए बी क्या बन जाता है, अगर चेक करोगे व्हाट इज ए बी, इट इज द हाइपोटेन्यूज नॉट द हाइट। तो जब भी हमें हाइपोटेन्यूज दिया होता है तो हमें या तो साइन या फिर कॉस यूज करना है। ठीक है। और आपको डिस्टेंस भी कौन सा निकालना है, उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, हाइट नहीं कहा उसने, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, सो वी नीड टू फाइंड बीसी। वी नीड टू फाइंड बीसी। फिर मैंने आपको कहा था कि आपके जो दो एंगल्स बनते हैं ना वही दो ट्रायंगल्स हमें लेने होते हैं हमेशा। ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना, देखो एक एंगल या 30 डिग्री दिया हुआ है तो तुम्हें एंगल बी, ट्रायंगल बीईए ही लेना है।
जिसमें एंगल बन रहा है ना वही ट्रायंगल लेंगे। अब क्योंकि मुझे इसमें 100 दिया हुआ है, या तो ए ही निकालना होगा या बीई। बेनिफिट है बीई निकालने का, क्योंकि हमें ईएफ की लेंथ भी पता है 20 मीटर्स होगी। ठीक है, सो आई विल फाइंड बीई अपॉन बी ए। देखो 30 के ऑपोजिट वाली साइड है, 30 के ऑपोजिट वाली साइड है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, कौन सी रेशियो होगी? साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम लोग यूज कर लेंगे sin 30। समझ में आ गया ये? नंदिनी समझ में आया ये साइन रेशियो? ठीक है, तो बीई अपॉन 100, साइन है 1/2, तो बीई कितनी हो जाएगी? 50 मीटर्स। अगर बीई 50 है तो उसमें ईएफ कितना ले रहे हो आप? 20। तो इससे मेरे पास आ जाएगा बीएफ इज 30 मीटर्स, है ना? बीएफ की लेंथ आ गई 30। नाउ यू नीड टू फाइंड बीसी। सो अगेन वही क्वेश्चन जहां पर मुझे फिर से साइन यूज करना है। समझ में आ गया? तो आई विल टेक ट्रायंगल बीएफसी, बीएफ अपॉन बीसी विल बी sin 45। बीएफ हमारे पास 30 है, बीसी और sin 45, sin 45 कितना होता है? 1/√2। तो बीसी आ जाएगा 30√2 मीटर्स, द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। ठीक हो गया बेटा इतना? क्लाउड वाला क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, एरोप्लेन वाले सारे क्वेश्चंस करवा दिए जिसमें स्पीड निकालनी थी। एक क्वेश्चन और है जिसमें स्पीड ऑफ द बोट निकालनी होती है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आपकी असाइनमेंट का। हो गया बेटा ये सबका? लिख लिया सबने? ऑनलाइन सबने लिख लिया? अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। कुछ नहीं है इसमें, बस लास्ट में दे दिया फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। मैन बोट में है, लाइट हाउस होगा शोर पे, बिल्कुल जो एज होता है या बीच साइड होता है वहां पर। 100 मीटर्स हाइट दी हुई है लाइट हाउस की। ड्रॉ करो, लाइट हाउस कैसे बनाओगे? एक वर्टिकल लाइन होगी, है ना, और जमीन होगी, वही सी लेवल होगा ना। बोट का भी लेवल वहीं पर होगा, सी में जाकर होगी वो कहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनाया है। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस दिया हुआ है 100 मीटर्स हाई। सो मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, वो लाइट हाउस से दूर जा रहा है। टेक्स 2 minutes टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस। तो कहते हैं यहां से ना लाइट हाउस का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज करने में उसे 2 मिनट लगे। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन उसका अगर बन रहा था 60 डिग्री, बाद में बन गया 30। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 60 to 30। तो ये जो डिस्टेंस है ना उसने कवर किया है, ये 2 मिनट्स में कवर किया है। दिस इज नॉट द डिस्टेंस, दिस इज द टाइम। So AB is the lighthouse, 100 meters. C is the initial position of the boat. D is the position after 2 minutes. So distance CD is covered in 2 minutes. Distance CD is covered in 2 minutes. तुम्हें CD की लेंथ निकालनी है, उसके बाद स्पीड निकालनी है। ठीक है ना, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, CD is covered in 2 minutes। मीटर्स में आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ नंदिनी बताओ, कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे बेटा? ABC। हाँ एबीसी, पहले एबीसी में रेशो बता कौन सी लगेगी, लिखो। लिख बेटा, ट्रायंगल एबीसी। क्या रेशो फाइंड करोगे? देख 60 दिया है, एसी के बारे में हमें, हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो कौन सी रेशो लगनी चाहिए? tan 60, है ना। tan 60 रेशो कैसे दिखाते हो? कौन सी दो साइड्स लेते हैं? AB और हाँ ठीक है, बिल्कुल।
tan 60 अब तक नंबर याद हो गया ना? That's why I said fix on the ratio. When I was taught in my 10th standard ना, तो हमें कहा गया था, तो my teacher would always say कि जो चीज हमें निकालनी होती है ना, we always write in the numerators. तो हमें ना वो कहेंगे कि बीसी को न्यूमरेटर में लिखना और उसके बाद ए बी लिखना, बिकॉज वो क्रॉस मल्टीप्लाई इजिली हो जाता है। तो आई फॉलो दैट मेथड, बिकॉज हाँ तब तो कर लेते हैं। पर मैं जब पढ़ाती हूँ ना, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, आई रियलाइज वो कॉट 30 कभी कभी करवाते हुए मैं ही कंफ्यूज होती थी, कॉट 30 यूज करना है, 1/√3 लिखूं या √3 लिखूं। दैट थिंकिंग प्रोसेस वाला टाइम जो था ना, वो 2-3 सेकंड का। और आपके स्टेज पर सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, वहां पर पेपर में 10 मिनट पड़े होंगे, ये क्वेश्चन करने वाला होगा। वहां कॉट 30 बैठकर सोचोगे ना, तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा रेशियो को फिक्स रखो। tan 60 मतलब आंखें बंद करके √3 लिख दो। समझ में आया? दैट टाइम इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारी रेशियो बिल्कुल सही हो। बाय इंस्टिंक्ट हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं, तो फटाफट से tan 60 मैंने लिखा, बात करते करते ही फटाफट से हम √3 लिख रहे हैं। ए बी मुझे दिया हुआ है 100, और यहां से बीसी। तो इस चीज को सॉल्व करना भी इतना मुश्किल नहीं है। बीसी की लेंथ आ गई 100√3 मीटर्स। ठीक है ना? तो अगर कोई और भी कुछ बोलता है तो बी इट। अगर मुझे सबसे जो इजी लगा था वो यही था, टू फिक्स द रेशियो, कि रेशियो फिक्स कर दो। tan 30 यूज करो। tan 30 क्या हो गया? ए बी अपॉन बी डी। tan 30 हो गया 1/√3। ए बी इज 100, और यहां से बी डी ले लिया। सो बी डी हमारे पास आ जाता है 100√3 मीटर्स। समझ में आ गया ना? अब मुझे निकालनी क्या है? लेंथ सी डी निकालनी है। तो सी डी के लिए मैं क्या करूंगी? बी डी माइनस बी सी। सो 100√3 माइनस 100/√3। √3 एलसीएम ले लिया, 300 - 100 आ जाएगा, विच इज 200/√3 मीटर्स। ठीक हो गया इतना? ये डिस्टेंस है, इज कवर्ड इन 2 मिनट्स। ये वाला डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 मिनट्स। तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? 200/√3 डिवाइडेड बाय 2। और यहां पर ना बाय डिफॉल्ट मीटर्स पर मिनट ही कहा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं करना, डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा? 100/√3 मीटर्स पर मिनट। बट इसको रैशनलाइज कर लेना, √3 की वैल्यू भी दी हुई है। तो हम लिखेंगे 100 × 1.73 डिवाइड बाय 3। 73 लिखा है, 732 लिखा है? 732। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 173.2 डिवाइड बाय 3 मीटर्स पर मिनट। तो यहाँ पे सबका आंसर वही आएगा, 57.7। 57.675। वो सारा लंबा चला, 3 से डिवाइड करना है, 73 होगा। 57 पॉइंट कैसे आया तुम्हारा? 57.67 नहीं, ये देखना, 17, 23, 7 × 21 हो गया 22, फिर 7 × 21 हो गया, फिर तो 33 आएगा। डिवाइड बाय 3 करना है तो 6 तो आ ही नहीं सकता दोबारा से। 22 आया ना, फिर 22 से 21 गया, फिर 10 आ गया। मैम मैंने ऐसे कर रहा है कि 100 × 1.732 था। तो मैंने 1.732 को पहले 3 से कर दिया। नहीं, हाँ, 100 100 को किया, मल्टीप्लाई किया, क्यों इतना लंबा काम करना है? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कि 100 को मल्टीप्लाई होते 1 से हाँ, इतना लंबा मत करना, मतलब वो बेकार की मेहनत है। ठीक है ना? हाँ। तो 57.73 मीटर्स पर मिनट, दिस इज द स्पीड ऑफ द। ठीक है। इसके बाद के ना सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 8। लिखो, उसमें भी ना जो डिफरेंस दिया हुआ है वो बता रही हूँ। लिखो, इसमें लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल the angles of depression of two consecutive kilometer stones. Angles of depression of two consecutive kilometer stones due east.
ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 and 45, 30 degrees and 45 degrees. फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नई चीज है जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए कंफ्यूज कर सकती है वो है 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स। इसका मतलब क्या हुआ? वेल, तो फिगर ड्रॉ करो। और जरूरी चीज है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। टॉप ऑफ अ हिल, हिल पे खड़े हो। हिल को कैसे बनाओगे? वर्टिकल लाइन बना फटाफट से। हाँ। और हिल कहाँ पे होता है? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड भी बना दो। स्टोन्स कहाँ पड़े होंगे? ग्राउंड पे, है ना? हाँ। तो ये तो फिगर बनी गई। मैं कह तो रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री, लाइंस ये वाला करना, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करना सबसे आसान काम है, क्योंकि हिल है वर्टिकल लाइन। और हिल का ऑब्वियसली एक ग्राउंड पर ही खड़ा होगा, ऐसे हवा में तो है नहीं। और स्टोन कहाँ पड़े हुए हैं? वही ग्राउंड में। अभी आपको कुछ नहीं दिया हुआ कि वहां से ऐसे एलिवेशन हुई, वहां से ऐसे देख रहे हैं। और दो एंगल्स ही दिए होंगे एक ट्राइंगल में, मोर देन 2 एंगल्स आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, देयर इज वन क्वेश्चन विच इन विच वी हैव 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल, पर वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है। वैसे रेफरेंस क्रिएट मैं करवा दूंगी। अब यहाँ पर दो स्टोन्स हैं, ठीक है, और इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करते हैं ना, बाय द टाइम जब ये पेपर में आएगा ना, तब तक इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि समझ में आ जाता है कि ये एंगल्स, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है। पर हमें क्योंकि एंगल्स दिए हुए हैं तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है उसे, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना होगा। बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा क्वेश्चन 0 मार्क्स मिल सकते हैं अगर हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं शो किए। समझ में आ गया? तो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये बड़ा एंगल 45, तो यहां जाकर ये एंगल 45। समझ में आ गया? द ओनली डिफरेंस इज व्हाट इज डज इट मीन बाय कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन्स। दैट मीन्स कि जो बीसी, सीडी और सी और डी में डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। कंसेक्टिव किलोमीटर मतलब कि अगर ये डिस्टेंस बीसी, मान लो अगर ये 9 किलोमीटर दिया हुआ है ना, तो जो बीडी डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। समझ में आ गया? कंसेक्टिव किलोमीटर का फर्क बस इतना है कि इनमें आपस में डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का है, और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप मीटर्स में लेते हो। वी यूजुअली टेक सीडी जो है वो 1 किलोमीटर होगा, और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में हम डिस्टेंस जो लेते हैं वो मीटर्स में लेते हैं। सो वी विल टेक इट एज, इसको आप 1000 मीटर्स ले लो। बाकी सारा आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का वैसा ही सॉल्व होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बस। ठीक है। 45 मैंने आपको कहा था सबसे अच्छे वाला एंगल होता है, क्योंकि उसमें tan 45 लग जाता है, विच इज 1, है ना? तो मैं लिखूंगी ए बी अपॉन बी सी इज tan 45। मैं अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। आई एम लीविंग दैट एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग टू यू। फिगर को एक्सप्लेन करना है हमें, है ना? उसका हमारा 1 नंबर होता है उस पूरी फिगर को एक्सप्लेन करना, कि हमारे पास कौन से एंगल्स बने, एंगल ऑफ डिप्रेशन बने। उसके बाद हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर्स का है। तो यहां से मेरे पास आ गया एच अपॉन बी सी, tan 45 1 होता है, तो एच इज इक्वल टू बी सी, ये भी हमने एच ले लिया। फिर हमारे पास ट्राइंगल होगा ए बी डी। फिर ट्रायंगल होगा ए बी डी। सो ए बी अपॉन बी डी इज tan 30। ए बी इज एच, बी डी हमारे पास होगा एच प्लस 1000, tan 30 1/√3। सो √3h इज इक्वल टू एच प्लस 1000। √3h माइनस एच इज 1000। तुम अब तक रियलाइज कर चुके होगे कि इसके अलावा कुछ और हमारा बनता ही नहीं है। कभी 1000/√3 - 1, उसको रैशनलाइज करोगे, है ना? बनकर ऑलमोस्ट फिगर सबकी सेम ही है, बस डिस्टेंस कभी कुछ और दे दिया, कुछ और दे दिया। अब एक तरह का क्वेश्चन ऐसा भी होता है, लैडर वाला क्वेश्चन हो सकता है मैं कल ही करवाऊं।
नेक्स्ट लिखो। आई थिंक इसके अलावा बाकी तो कर ही लोगे। अब जो डिफरेंट है वो करवाती हूँ। The top of two towers of height x and y. This is question number 13 of your assignment. Top of two towers of height x and y. The standing on level ground. Standing on level ground. Subtend. हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ। क्या? हाँ 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 हाँ। Angles of 30 degree and 60 degree respectively. At the center of the line, at the center of the line, joining their feet. Find x ratio y. मैंने लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग का आपको tan थीटा 4/3 दिया हुआ, वो तो करवाया था ना, जल्दी जल्दी में करवाया था। अगर वो नहीं समझ में आएगा दोबारा करवा दूंगी। अभी जो मुझे करवाना है वो होगा ये वाला। एक ना केस स्टडी लिख लेना। मैं वैसे लिख रही हूँ, मुझे जो करवानी है तुम्हें बहुत जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री की है। दैट इज ऑन अ ब्रिज। आज ट्यूसडे ट्यूसडे कल डेट क्या होगी? 19th। तो देखो, केस स्टडी ये ना कल लास्ट ईयर बीसीएम स्कूल में आई थी। वहां पे डिग्री वाला जो है, ठीक है, उसमें था ये। इट इज अ गुड क्वेश्चन। सितंबर में आई थी। ओके। मैं तो तुम्हें पेपर भी भेज देती हूँ वो पूरा। उसकी ना एपी वाली केस स्टडी भी देख लेना, वो भी अच्छी थी। ये साथ है। वो कल करवाऊंगी मैं आपको। पहुंच गया देखो। इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री वाली केस स्टडी विच इज वेरी यूनिक ऑल्सो, अच्छी भी है। इसकी एपी वाली केस स्टडी भी कर लेना, बट दिस एपी वाली केस स्टडी वाज फ्रॉम अ पेपर आपका, जो सैम्पल पेपर बना हुआ था ना उसमें से था। पहुंच गए देखो। पिछले वाला डिलीट कर दूंगी। आगे चारों डॉक्यूमेंट्स, 4 पेजेस है ना? ठीक। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर ना 37 है केस स्टडी का, और क्वेश्चन नंबर 36,
एक 36 फ्रॉम एपी, दो एपीज बनती हैं। 37 ऑब्वियसली एक बार में समझ नहीं आता। और सर्कुलर अरेंजमेंट तो ऑडिटोरियम मैंने आपको करवाया ही हुआ है, वो भी करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तीनों केस स्टडीज कल कर लेंगे। आ जाओ, ये वाला ना रेशियो है टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट एक्स एंड वाई स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो एक हाइट एक्स है, एक हाइट वाई है। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं, क्योंकि अगर पहले वाले को 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो छोटी हाइट होगी। सेंटर पॉइंट से देख रहे हो ना, एट द सेंटर ऑफ द लाइन। तो जो 30 डिग्री वाला एंगल होगा वो छोटी हाइट वाला होगा, क्योंकि जितनी लंबी चीज है उतना उसको ज्यादा स्टीप होकर हमें देखना होगा। तो 60 डिग्री वाला टॉवर जो है वो बड़ा होगा। अगर आप नहीं भी बनाओगे, इट्स परफेक्टली फाइन, जैसे मर्जी बना दो, इक्वल हाइट बना दो, बिकॉज अल्टीमेटली वी नो द फिगर इज नॉट एज पर स्केल। ठीक है ना। तो मिडिल ऑफ द लाइन कहा है, तो ये डिस्टेंस भी हमने ए ले लिया, इस डिस्टेंस को भी हमने ए ले लिया। ए यूनिट्स इसलिए बिकॉज एक्स और हमें दिया हुआ है। समझ में आ गया, राइट। दो दो ट्राइंगल्स ले रहे हो, एक्स अपॉन ए tan 60 होता है, वन tan 30 होगा 1/√3। वाई अपॉन ए विल बी tan 60√3। एक्स की वैल्यू आ गई √3a, और वाई की वैल्यू आ गई, सॉरी, एक्स की वैल्यू आ गई a/√3, और y हो जाएगा √3a। एक्स इज टू वाई निकालना है रेशियो, a/√3, √3 a, सॉरी। तो ये a एंड a कैंसल, आंसर विल बी 1:3। ठीक है। हम्म, ये कभी कभी क्वेश्चन, हाँ। इसको इसी पर टाइम की वैल्यू डाल टैन मतलब टाइम वो तो करनी है। मुझे से ये टैन 30 तुम्हें दिखाना है ना कि डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो फिर तुम्हारी रेशियो नहीं निकल सकती। यहाँ पर डिस्टेंस कुछ और है, तो सेंटर ऑफ द लाइन तुम्हें डिस्टेंस लेना होगा। तो उसको तुम 1:1 लेते हो ना, मतलब कुछ ना कुछ तो उसे प्रूव करोगे ना कि डिस्टेंस सेम है। तो कुछ नंबर ले लो उस पर, जैसे हम के लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो ले लेना अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है। समटाइम्स अगर ये एमसीक्यू में है तो फिर तो तुम ले ही सकते हो। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्रीज। कभी कभी केस स्टडी में भी आ सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, angle of elevation of the top of a tower is 30 डिग्री। आसान है ये ड्रॉ करना। what will be the new angle of elevation? what will be the new angle of elevation if height of tower is tripled? if height of tower is tripled। ठीक है। तो टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आपने बना दिया। इनिशियल हाइट क्या ले लोगे टावर की, क्योंकि नहीं दी हुई तो आई विल टेक इट एज एच। अब कहते हैं उसकी हाइट को आपने ट्रिपल कर दिया। ट्रिपल का मतलब कितनी हो गई, 3h, है ना। पहले h थी तो 3h हो गई। तो जो इंक्रीज हुआ हाइट में वो कितना होगा, 2h होगा ना, है ना। तो यहां तक h है। अगर मैंने ये हाइट ट्रिपल टाइम्स कर दी है तो ये इंक्रीज जो है वो 2h का होगा। ऑब्वियसली द फिगर इज नॉट एज पर स्केल। अब वो कहता है ये बताओ जी हमारा ये जो नया एंगल है वो कितना होगा। 60। ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 3 टाइम्स नहीं होता। हाइट को 3 टाइम्स किया तो एंगल 3 टाइम्स हो जाएगा, ये रूल नहीं है। समझ में आ गई बात ये। हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, h/x इज tan 30। ठीक है ना। हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल्ड। अब तुम 3 टाइम्स कर रही हो हाइट को, मतलब पहले तुम्हारी हाइट h थी, अब 3 गुना हो जाएगी।
ठीक है ना। तो 3 गुना का मतलब है कि जो इनिशियल हाइट थी वहीं से तुम अब कह रही हो कि हाइट पहले अगर 10 मीटर्स थी अब 30 मीटर्स हो गई। तो ये सारा जो हाइट है ये 3 टाइम्स हो गई, तो 3h हो गई क्योंकि ट्रिपल लिखा हुआ है। ठीक है। तो h/x इज 1/√3। तो h√3 इक्वल्स टू x, ये आ गया है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपने जो 3h लिया हाइट और नीचे x लिया वो tan अल्फा होगा। ठीक है ना। 3h/h/√3 tan अल्फा। h कैंसल, यहां से √3 आ गया। तो tan अल्फा √3 कब होता है, tan √3 कब होता है, 60 पर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। ये असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसा था कि अगर हमने हाइट को ट्रिपल कर दिया तो एंगल भी ट्रिपल हो जाएगा। हाइट को 3 टाइम्स किया है तो एंगल भी 3 टाइम्स हो जाएगा, विच इज फॉल्स। समझ में आ गई बात ये। नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया ना सबको ये क्वेश्चन, लिख लिया बेटा, लिख लिया। हमारी बुक का एक क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, वो मैं तुम्हें जो लास्ट क्वेश्चन था ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करके था, तो उसका जो नया वर्जन बनकर आया था ना सैम्पल पेपर में वो भी करवा दूंगी। द लेंथ ऑफ शैडो, जो बुक में क्वेश्चन रहता है ना वो इंपॉर्टेंट भी है। द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पर्सन, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ person is x meters long when the angle of elevation, when the angle of elevation of the sun is 45 degree. This is 17th question. If the length of shadow increases by, if the length of shadow increases by √3 minus 1 into x meters, find the new angle of elevation of the sun. Find the new angle of elevation of the sun. ठीक है, बहुत इजी है। लेंथ ऑफ शैडो x मीटर है तो पर्सन खड़ा होगा तभी उसकी शैडो है ना। वर्टिकल होगा तो पर्सन को ऐसे आप शो करोगे, वर्टिकली स्टैंडिंग लाइक दिस, उसकी शैडो। ऑब्वियसली सन जो है वो यहां पर होगा, सोर्स ऑफ लाइट यहां होगा तभी शैडो यहां पर आई। 45 डिग्री है, x मीटर्स लॉन्ग। अब आफ्टर सम टाइम लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस, तो कितने से इंक्रीज की है, ठीक है, √3 - 1 × x। मतलब BC दिया हुआ है एज x मीटर्स एंड CD दिया हुआ है एज √3 - 1 × x मीटर्स। नाउ फाइंड दिस एंगल। ठीक है, तो दो ही ट्राइंगल बनेंगे। एक तो ट्राइंगल होगा ABC, AB/BC tan 45। सो AB भी हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABD, जिसमें लिखेंगे AB/BD इज tan अल्फा। x/BD, अब BD देखो हमें पूरा लिखना है, तो वो होगा x प्लस √3 - 1 × x। ठीक है ना, तो ऐड कर सकते हो x प्लस √3x माइनस x। तो BD कितना आ जाएगा आपके पास, √3x। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। सॉरी, हाँ BD जो है
BD विल बी √3x tan अल्फा। तो tan अल्फा किसके इक्वल आ गया? 1/√3। 1/√3 अल्फा कब होता है? जब क्या हो? 30 डिग्री। फिर हो गया बच्चे। सो हमारे पास न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्रीज। नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन भी है, ये वाला आई विल पास, ये कर सकते हो। क्वेश्चन 21 देख लेना आपके असाइनमेंट का, ये क्वेश्चन कर सकते हो बिकॉज हमें नया एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सो दैट द हाइट में बी ट्रिपल्ड। तो कुछ ऐसा है ना? या हाउ मच हायर, ये भी कर सकते हैं, वैसे हो सकता है। क्वेश्चन 22 पर आ जाओ, जिसमें ना हमें tan थीटा दिया होता है। देखो लिखा है, एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड। ये लास्ट ईयर किसी के पेपर में तो था क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर, of a vertical tower is found to be such, is found to be such that its tangent is, that its tangent is 5/12 on walking 192 meters towards the tower, 192 meters towards the tower. The tangent of the angle, tangent of the angle is found to be 3/4. Find the height of the tower. चलो बनाओ। बस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेंजेंट इज 5/12 का मतलब क्या दिया है, इसको कैसे यूज करोगे। हमें कभी कभी दिया होता है टेंजेंट 30, एंगल 60, 45, पर वो ना देकर उसने आपको बोल दिया कि टैन, मतलब कुछ इस तरह से रेशियो बन रही है कि जो उसका टेंजेंट है वो 5/12 है। मतलब आपको एंगल नहीं पता, आपको रेशियो पता है। वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी एट अ पॉइंट। तो किसी भी एक पॉइंट पर मुझे ये नहीं पता एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मैंने उसे अल्फा ले लिया। और फिर मुझे ये पता है कि टैन अल्फा जो है वो 5/12 है। बात समझ में आई? फिर उसके बाद दिया है कि ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर। तो कुछ इस तरह से डी पॉइंट पर आ गए। दिस इज 192 meters टूवर्ड्स द टावर। द एंगल ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी, अब मुझे नहीं पता एंगल क्या है, मैंने उसे tan बीटा ले लिया। नाउ द एंगल tan बीटा रेशियो जो है वो 3/4 है। बस इसका यही यूज है। इंस्टेड ऑफ एंगल देव गिवन यू द रेशियो। मतलब तुम एंगल लगाते 30 डिग्री और 1/√3 लेते, 45 लेते, 1 लेते, 60 लेते, √3 लेते। उसने आपको एंगल नहीं दिया, उसने आपको रेशियो बता दी कि कुछ ऐसा एंगल बन रहा है। कोई एक ऐसा एंगल बन रहा है जिसपे tan रेशियो जो है वो 5/12 आ रही है। बात समझ में आ गई? वही चीज यूज करनी है, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है h। तो पहले हम लिखेंगे h/BD इज tan बीटा, और tan बीटा को 3/4 लिख लेंगे। और फिर हम लिखेंगे h/CB इज tan अल्फा, और tan अल्फा को 5/12। समझ में आ गया सबको ये? BD डिस्टेंस को मैंने x ले लिया, तो h/x इज 3/4, h/x प्लस 192 इज 5/12। ठीक है? तो h इज इक्वल टू 3/4x। हाइट ही निकालनी है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4/3h ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 4/3 इंटू h। तो यहां से h
4/3 h plus 192 is 5/12। एलसीएम ले सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी आसान लगे। मैंने एलसीएम लिया, देखो 3h/4h प्लस 192 इंटू 3 करोगे तो 576 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36h इज इक्वल टू 20h प्लस 2880। So 16h is 128। ठीक है। So height of the tower is 180 meters। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 23 है। इसके बाद भी हो गया। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन लिख लो आप। हो जाएगा, ये आपकी शायद असाइनमेंट में ना लिखा हो। कल आपकी बुक वाले 2 क्वेश्चंस करवाने हैं। ओवरऑल अब इस असाइनमेंट में से ना क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो आप मुझे बता देना, मैं आपको क्लास में करवा दूंगी। बट मेक श्योर आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ये शायद आपके असाइनमेंट में ना दिया हो, इसमें लिखा है देयर इज अ स्मॉल आइलैंड, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड in between a river, in between a river 100-meter wide. There's a small island in between a river 100-meter wide. A tall tree stands on the island. A tall tree stands on the island. P and Q are points. P and Q are points directly opposite to each other. Directly opposite to each other on the two banks. On the two banks and in line with the tree. And in line with the tree. If the angles of elevation, if the angles of elevation of the top of the tree, of the top of the tree from P and Q are 30° and 45° respectively, find the height of the tree. चलो फिगर बनाओ इसकी, बहुत इजीली बन जाएगी। कल आपका ट्रिग्नोमेट्री का ना एप्लीकेशंस के क्वेश्चन सारे मैंने पूरे करवाई दिए, ऑलमोस्ट हो जाएंगे। कल आपके थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कल और परसों 2 दिन होंगे जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के, चैप्टर 8 के। ठीक है, सारे जो स्पेशल क्वेश्चंस है ना। अच्छा, प्रूव वाले क्वेश्चंस में मैंने ऑलमोस्ट सब करवा दिए थे, 2-3 डिफरेंट क्वेश्चंस रह गए होंगे करने वाले। डिफिकल्ट वाले तो थोड़े बहुत करवाना चाहती हूँ मैं, जो शायद पेपर में आ जाए। ठीक है।
बट मेक श्योर अपनी बुक वाले प्रूफ वाले क्वेश्चंस ना सारे कर लेना। हाँ बना बेटा फिगर नंदिनी। पहले बता ट्री एक है या दो है? मृदुल, एक ट्री है दो ट्री है? एक है। कहाँ पर है? आइलैंड पे। आइलैंड कहाँ है? नदी में, है ना? तो पहले तो नदी बना, फिर बीच में आइलैंड, वहां से पेड़। I'm 50 ठीक, ठीक है ना? फिगर को ना मतलब क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड ना लो इतना, मतलब कुछ घबराओ नहीं। पी एंड क्यू दो पॉइंट्स दिए हैं, दो हाइट्स नहीं दी हुई, है ना? तो इसको काट। नदी हो गई, ये गलत है बेटा। देख, नदी हो गई, उसके बीच में एक आइलैंड है, यहाँ पर ऐसे पेड़ लगा हुआ है, ठीक है? और जो पॉइंट्स है वो इन लाइन विद द आइलैंड है। तो एक पॉइंट पी है यहाँ पर और एक पॉइंट क्यू है, ठीक है? ए बी इज द ट्री, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट बैंक। 100 मीटर वाइड का मतलब है कि मुझे पी क्यू की लेंथ पता है। एक एंगल पी से दिया हुआ है 30 डिग्रीज, और यहां से दिया हुआ है 45। अब ये जरूरी होता है फिगर में स्पेसिफाई करना। और मुझे पता है कि दिस डिस्टेंस पी क्यू इज 100 मीटर्स। तो ये एक्स है, ये 100 माइनस, ठीक है? वही तो हमारे हाइट ऑफ द ट्री एच होगा। बात समझ में आई? बहुत जरूरी होता है फिगर को सही ड्रॉ करना। सो मेक श्योर एक ट्री दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? मिडल ऑफ द आइलैंड में। अपनी पूरी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करो कि एक पेड़ दिया है, वो कहाँ पर है? वो मिडल ऑफ द आइलैंड में है, आइलैंड का इन बिटवीन पॉइंट। अच्छा वो रिवर है, तो रिवर को ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही शो करोगे। वो ऐसे बहती हुई रिवर तो डायग्राम्स में या इनफैक्ट आपके जो पिक्चर्स बनाते हो ना उसमें अच्छी लगती है, लैंडस्केप्स में। मैथ्स में हमें उसको ऐसे लहराते हुए नहीं दिखाना है, सिंपल स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है? दैट इज फॉर योर इमेजिनेशन, वो डिपिक्शन के लिए ठीक होता है, लेकिन सॉल्विंग के लिए नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एच अपॉन एक्स tan 30, ठीक है? और दूसरा एच अपॉन 100 - x tan 45। तो सबसे अच्छा tan 45 होता है, एच इज इक्वल टू 100 - x। तो यहां से मैंने 100 - x ले लिया अपॉन एक्स tan 30 1/√3। सो 100 - x, 100 - x × √3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। 100 √3 -√3x इज इक्वल टू एक्स। 100 √3 इज x प्लस √3x, है ना? तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 √3 अपॉन √3 प्लस 1। डायरेक्टली x को ही पुट कर देते, ज्यादा अच्छा रहता। h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना? यानी x को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर इफ आई टेक x, दैट विल बी 100 - h। यहाँ पर बेटर रहेगा √3 - 1। √3 - 1 से हमने इसे रैशनलाइज किया, तो 50 × √3 - 1। हाइट ऑफ द ट्री विल बी 50 × √3 - 1, ठीक है बेटा? हाइट विल बी 50 √3 - 1, क्योंकि यहाँ पर ही आ जाता है 100 √3 - 1। √3 - 1 √3 + 1, ये 2 हो जाएगा रैशनलाइज करने के बाद। यहाँ से ये 50, आंसर विल बी 50 × √3 - 1 मीटर्स।